हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +2 अकाउंटेंसी क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैम ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हमें अच्छे से आता है, कोई बात नहीं। हम इसमें कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन लेकर चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में जो पार्टनर है वो पैसा एक बार लगाने की बजाय कई बार लगाते हैं। सपोज किसी पार्टनर ने फर्म में स्टार्टिंग में 10,000 रुपये लगा दिए, 2 महीने बाद उसने 2,000 रुपये और लगा दिए, फिर उसने कुछ पैसा निकाल लिया, फिर उसने कुछ पैसा और लगा दिया। तो इस केस के अंदर हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो बच्चे, इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है और दूसरा होता है इफेक्टिव कैपिटल मेथड। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम दो तरीके से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, हम यूज कर सकते हैं सिंपल मेथड को। इसको हम सभी जानते हैं, आप लोग इसी तरीके से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जितना भी कैपिटल का पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, उस पैसे पे हम जो भी इंटरेस्ट रेट हमें दिया होता है उस हिसाब से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लें, एक्स ने बिजनेस में पैसा लगाया स्टार्टिंग में 10,000 रुपये। आफ्टर 2 months फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, उसने और पैसा लगा दिया 2,000 रुपये। एंड आफ्टर 3 months he withdrew ₹1,000। उसने 1,000 रुपये निकाल लिए। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है इस केस में 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे इसके ऊपर। यहां पर जो पैसा एक्स ने लगाया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 2006 को लगाया गया, 2006 में। तो स्टार्टिंग में यहां पर जो पैसा लगाया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने टाइम की जाएगी? 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक। उसके बाद 2 महीने बाद उसने कुछ पैसे और लगा दिए, 2,000 रुपये। जो 2,000 रुपये उसने लगाए हैं, ये कितने महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहा? 2 महीने बाद उसने लगाए हैं, तो यानी कि 10 महीने के लिए बिजनेस में ये इन्वेस्ट रहा। ये 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड है बिजनेस में, ये 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड है। और 3 महीने बाद उसने कुछ पैसे निकाल लिए, तो यहां पर ये कितने महीने के लिए निकले रहे? 2 महीने के बाद 3 महीने, यानी कि 5 महीने। तो यानी कि यहां पर आउटस्टैंडिंग पीरियड रहता है 7 मंथ्स का। तो अब इस केस में हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है? अगर मैं सिंपल मेथड को फॉलो करूं तो यहां पर शुरू के जो 10,000 रुपये हैं, मैं एक ईयर का एक लाइन ड्रॉ करती हूं। यहां पर हमारे पास डेट है 1 अप्रैल 2006, ये डेट है 31 मार्च 2007। बिजनेस के अंदर पैसा इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया गया 10,000 रुपये। इसके बाद ये इस टाइम पीरियड को हमने 12 महीनों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 महीने बाद, यानी कि अप्रैल का महीना और मई का महीना निकलने के बाद जून की बात करते हैं। 1 जून को पैसा और इन्वेस्ट कर दिया गया, यानी कि 2,000 रुपये ऐड कर दिए गए इस पॉइंट पे। उसके 3 महीने बाद, 1 2 3 महीने बाद, 3 महीनों के जून जुलाई अगस्त, यानी कि 1 सितंबर को 1,000 रुपया निकाल लिया गया। मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया।
तो अब यहां पर देखिए हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो 10,000 रुपये पैसे स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए गए थे, तो ये यहां पर 2 महीने के लिए इन्वेस्ट रहे, क्योंकि 2 महीने के बाद तो ये 10,000 नहीं थे, ये 12,000 रुपये बन चुके थे, क्योंकि 2,000 रुपये और आ गए, तो यानी कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो गए यहाँ पर 12,000। तो यानी कि 10,000 के ऊपर 2 महीने के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, तो इसका 6% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 2/12। इसको देखते हैं, जब 2,000 रुपये इसमें और ऐड कर दिए गए तो टोटल कैपिटल हो गई 12,000 रुपये। तो इस 12,000 के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन टाइम कितना लेंगे, अब कितने महीने तक ये 12,000 रुपये रहे, ये इन 3 महीनों के दौरान 12,000 रुपये रहे, ये जो 3 महीने का गैप है। तो यानी कि इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का। इसके बाद यहां से 10,000 रुपये निकल चुके हैं। 10,000 रुपये निकलने के बाद टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड रही, 11,000, क्योंकि टोटल 12 थे, 12 में से 1,000 गया तो 11,000 रुपये रह गए। तो अब इस 11,000 रुपये के ऊपर कितने महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, 6% के हिसाब से 7 महीने की। तो यहां पर इस सारे ही मतलब सिचुएशन को देखते हुए एक आइडिया लगता है कि हमारी, अगर मैं सिंपल मेथड से कैलकुलेशन की बात करूं तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो काफी टिपिकल हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना, और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहां पर हम एक दूसरे मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, दैट इज इफेक्टिव कैपिटल मेथड। इफेक्टिव कैपिटल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की हुई होती है उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। उस कैपिटल को 1 महीने की कैपिटल के बराबर कन्वर्ट कर लिया जाता है, और उस कन्वर्जन के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेती हूं, हमें दिया हुआ है कि एक्स ने इंट्रोड्यूस किए 10,000, तो स्टार्टिंग में जो उसने इंट्रोड्यूस किए 1 अप्रैल को 10,000, ये बिजनेस में कितने महीने के लिए लगा रहा, 12 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट रहा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 12 से, जितने महीने के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड रही। उसके बाद 2 महीने के बाद उसने और कैपिटल को इन्वेस्ट किया। देखिए 2 महीने के बाद यानी कि 1 जून 2006 को उसने 2,000 रुपये और इन्वेस्ट किए। अब ये 2,000 रुपये कितने महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे, 10 महीने के लिए। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। कहने का मतलब क्या है कि जिस डेट को पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है उसके बाद का आउटस्टैंडिंग पीरियड निकालना है, कितने का बचता है। इसके बाद 3 महीने बाद 1,000 रुपये निकाले गए, यानी कि 1 सितंबर को 1,000 रुपये विड्रॉ किए गए, और ये कितने महीने तक निकले रहे, वो 7 महीने तक बिजनेस में से पैसा निकला रहा। तो यहां पर हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करके और 10 से मल्टीप्लाई करके और 7 जो कि आउटस्टैंडिंग पीरियड है इनसे मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट को अब हमने इक्विवेलेंट टू 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब कितनी अमाउंट आती है अपने पास, 1,20,000, यहां पर आती है 20,000 और 7,000, क्योंकि अमाउंट यहां पर विड्रॉ की गई है तो इस 7,000 को माइनस किया जाएगा। तो माइनस करने के बाद हमारे पास रह गई 1,33,000। अब ये जो हमारे पास टोटल इफेक्टिव कैपिटल आई है, इस कैपिटल के ऊपर अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, और वो इंटरेस्ट की पेमेंट जितने परसेंट के हिसाब से है, 6% हमें रेट दिया हुआ है, 6% के हिसाब से, और 1 महीने का अब यहाँ पर ब्याज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। हम 1 महीने का ब्याज कैलकुलेट यहाँ पर क्यों कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हम 1 महीने का ब्याज इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले महीने हमने 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को 1 महीने की इन्वेस्टमेंट के बराबर बना लिया है। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली देखते हैं, किसी पार्टनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए, वो अप्रैल के महीने में भी लगे रहे, मई में भी, जून में भी, और इस हिसाब से वो
नेक्स्ट ईयर के मार्च तक इन्वेस्ट रहे, तो यानी कि 10,000 रुपए जो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट रहे, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट को हमने एक महीने की इन्वेस्टमेंट के बराबर कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आया है, ये टोटल एक महीने के इक्विवेलेंट है, तो इसके ऊपर एक महीने के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो आप यहां से क्या चीज ऑब्जर्व करोगे कि इस हिसाब से हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और यहां ऊपर कैलकुलेशन में जो इंटरेस्ट आया है वो दोनों ही सेम आएंगे। ये तो था हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव कैपिटल रेशो को यूज करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि पार्टनर्स जो है बिजनेस के अंदर जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो उसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं जो उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर दी होती है। अगर पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटा जाएगा तो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी और रेशो की बात कह रखी है तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसा कि अगर इस हिसाब से किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहां पर कैपिटल रेशो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस के अंदर फिर से हम इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं और जो हमारे पास ये टोटल आता है इसी टोटल के हिसाब से हम कैपिटल की रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए इसको भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है A, B and C started a business in partnership. A contributes ₹50,000 for the whole year. A ने 50,000 रुपए पूरे साल के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। B introduces ₹40,000 at first and increased it to 46,000 at the end of 4 months, but withdraws ₹16,000 at the end of 9 months. क्या कहते हैं कि B ने स्टार्टिंग में 40,000 रुपए लगाए, 4 महीने के बाद उसने 40 से 46,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि 6,000 रुपए उसने और इन्वेस्ट कर दिए, और 9 महीने के बाद उसने 16,000 रुपए निकाल लिए। तो 46,000 में से 16,000 गए, यानी कि 30,000 रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट रह गई। सी ने इन्वेस्ट किए 80,000 रुपए स्टार्टिंग में, बट विड्रोज ₹20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। 5 महीने के बाद उसने 20,000 रुपए निकाल लिए। फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹23,750 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने 23,750 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। हमें दिखाना है कि इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर इसे हमने कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो चलिए हम सबसे पहले अब इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर दिए हुए हैं, A, B और C। तीनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। A की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 रुपए। B की इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपए और C की इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपए। इसके बाद जो एडिशनल है, जो एडिशन इन्होंने किया उसको हम ऐड करते हैं। ऐड एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन को निकालने से पहले हमें पहले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस में 12 महीने के लिए लगी रही, इसको 12 से हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट टू 1 मंथ कर लेते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक ही इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी 6 लाख। बी की आ गई 480, और सी की आ गई 96। इसके बाद एडिशन ए ने कुछ नहीं किया, बी ने एडिशन किया कितना 40 से 46,000 रुपए अपने कैपिटल को कर दिया, यानी कि जो 6,000 रुपए थे
कितने महीने के लिए, अब हमें क्या देखना है कि वो बिजनेस में कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रहे। कहते हैं कि जो 40,000 रुपए कैपिटल को किया गया था वो चौथे महीने के एंड में किया गया, यानी कि ये पैसा 8 महीने के लिए बिजनेस में लगा रहा, तो 48,000 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनको। इसके बाद सी ने कितना एडिशन किया, सी ने कोई एडिशन नहीं किया। टोटल करें इसका, ए की इफेक्टिव कैपिटल 6 लाख, बी की इफेक्टिव कैपिटल 4,80,000 में हमने 48,000 ऐड कर दिए, 5,28,000, और सी की इफेक्टिव कैपिटल 96,000। अब इसके बाद अगर किसी ने कोई अमाउंट विड्रॉ की हुई है तो उसे हम माइनस कर लेते हैं, माइनस अमाउंट विड्रॉन, ए ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, बी ने 16,000 रुपए एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 महीने के एंड में उसने निकाल लिए, 9 महीने के एंड में निकाले, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बचा, 3 महीने का, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 48,000 माइनस किया जाएगा क्योंकि ये अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है। और सी ने 20,000 रुपए निकाले और ये 20,000 रुपए 5वें महीने के एंड में निकाले, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बचा, 7 महीने का, तो यानी कि 1,40,000। तो यहां से हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं तीनों पार्टनर्स की। ए की वही रहेगी 6 लाख रुपए, बी की निकालने के लिए मैं 5,28,000 में से 48,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो जब 48,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचा अपने पास 4,80,000। और सी के लिए यहां पर था 9,60,000 और 9,60,000 में से हमने 1,40,000 को माइनस किया तो बैलेंस रह गया 8,20,000। ये इफेक्टिव कैपिटल हमारे पास आई। अब इस रेशो के अंदर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेशो निकालने के लिए हम इनका आपस में कैलकुलेट, अर्थमेटिकली हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं ना, 4 0 से 4 0 कट गई। इसके बाद तीनों ही टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं, तो अपने पास आती है 30, 24 एंड 41। तो अपने पास अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशो आ गई 23, 24 और 41 की। अब इस रेशो के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। प्रॉफिट हमको दिए हुए थे 23,750, 23,750 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर है 30 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल सम ऑफ रेशियो, यह आ गया अपने पास 95। ऐसे ही 23,750 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 95, और ऐसे ही इसका 23,750 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 95। तो यहां से प्रॉफिट का शेयर तीनों पार्टनर्स का हम निकाल लेंगे, 7,500, 6,000 और 10,250। तो इस हिसाब से हमें इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। यहां से हम इफेक्टिव कैपिटल रेशो भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने प्रॉफिट को इफेक्टिव कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अपना पैसा विड्रॉ कर रखा है यानी एडिशन मेड कर रखा है, तो इस केस में हम आउटस्टैंडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करके हम उसको जो भी था सेट ऑफ कर लेंगे और वहां से हम इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं जहां से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे प्रैक्टिकली जिनको करते हुए स्टूडेंट को काफी दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उससे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट भी इसमें अच्छे से कवर हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। थैंक यू एवरीवन।